हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम जो है 1892 की घटना के बाद से जितने भी घटनाएं घटित हुई है उसको बात करेंगे। पिछले क्लास में हमने 1892 की घटना देखा, साथ ही ये जाना कि कैसे 20,000 मालगुजारों ने जो है आंदोलन किया सरकार के विरुद्ध और जो है राजस्व वृद्धि का उन्होंने विरोध किया। आज उसके आगे की जितनी भी घटनाएं हैं उसको जानेंगे। ठीक है, आज हम जो है असहयोग आंदोलन से पहले तक की घटना को इसमें जानेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे, 1920 की घटना के बारे में बात करेंगे। तो आज जो है 1892 से लेकर 1920 तक की जो घटनाएं हैं, है ना, 1919 तक की जो घटनाएं हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हैं और ऑथेंटिक बुक से जो है छत्तीसगढ़ का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल में आप देखेंगे जितना भी वीडियो है सब ऑथेंटिक बुक से है। और आपको मैं सोर्स भी बताता हूँ कि कहाँ से इस बुक को मैं लिया हूँ, है ना, मतलब कहाँ से ये बुक जो है, किस बुक का, किस राइटर का ये बुक है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब कौन कौन से ऐसी किताबें हैं, है ना, या कौन कौन सी राइटर की ऐसी किताबें हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाया जाता है। मैं अपना टेलीग्राम में भी उसका स्क्रीनशॉट डालते रहता हूँ, तो आप वहाँ भी जाकर आप जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही अभी मैं CGPSC प्री वालों के लिए कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, मेरे को लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ उसमें नहीं डालता, मैं बस उतना ही डालता हूँ मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि मैं पेपर का एनालिसिस करते रहता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो उसी को मैं डालता हूँ। क्योंकि बेमतलब की बातें या ऐसे कोई तथ्य डालने से कोई मतलब नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, मेरा कोशिश यही रहता है ना, कि बेमतलब का जो मैसेज है उसमें ना किया जाए, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है या इम्पोर्टेंट तथ्य है या जिसको आपको जानना जरूरी है उसी बस को जो है मैं उसमें पोस्ट करता हूँ, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसका आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, साथ ही हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से क्लासेस वगैरह आप ले सकते हैं, वहाँ से ई बुक वगैरह आप जो है ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स भी पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है। ठीक है, बहुत जल्द आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने वाला है ना, इस ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आपको पूरा अथेंटिक चीज़ें ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऐसी किताब आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। आप मेरा वीडियो से यूट्यूब के जितना भी वीडियो है मेरा उसको भी देखेंगे तो आप बहुत सारे नोट्स, है ना, अगर नोट्स आप बनाए हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे ऐड कर पाएंगे जो आप कभी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए, और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है भविष्य में, क्योंकि अब जानते हैं छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा डीप होते जा रहा है, खासकर PSC के लिए। PSC जो है बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ रहा है और ऐसे कुट वाले क्वेश्चन बना रहा है जिसको हम या तो ठीक से पढ़ते नहीं हैं, या हम यही हमारा एक पैटर्न बना हुआ है कि हम जो है ऑब्जेक्टिव जब लगाते हैं तो हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो 4 ही ऑप्शन है, तो हम उसको समझ नहीं पाते। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि आने वाले जो समय है उसमें जो है बहुत ज़्यादा आपको पुट वाले प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस कराया जाए। ठीक है, अभी तो नहीं कर सकता क्योंकि सब चीज़ मेरे को ही करना होता है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज जो है हम बात करेंगे 1892 की बात की घटना है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक भारतीय राजनीति के लिए निर्णायक परिवर्तन वाला सिद्ध हुआ। ठीक है, 1895, 96, 1899 और 1900 ईस्वी के समय जो है अकाल एवं ब्रिटिश सरकार की त्रुटिपूर्ण आर्थिक नीति के फलस्वरूप उग्रवाद की विचारधारा फैलने लगी थी। ठीक है, अब जानते हैं जब अकाल पड़ा छत्तीसगढ़ में उस समय जो है अब उग्रवाद जो है इधर, अब ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी, ठीक है, उसके कारण देश कंगाल हो रहा था। ठीक है, साथ ही इतना लूट बढ़ चुका था, ठीक है, कि यहाँ के माल जो है पूरा अंग्रेज जो है लेकर चले जाते थे। ठीक है, तो लोगों में कहीं ना कहीं एक जन आक्रोश थी। ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप जब अकाल की स्थिति निर्मित हुई तो लोग उग्र होने लगे। केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक तथा अमृत बाजार पत्रिका के संपादक मोतीलाल घोष के विचारों का छत्तीसगढ़ में विशेष प्रभाव था। लोगों में असंतोष का एक कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा की जा रही थी। जैसे जैसे कांग्रेस जो है मांग करते थे लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है उसको पूरा नहीं करती थी। ठीक है, इस कारण लोग जो है और जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है अपना आक्रोश पैदा करने लगे। ठीक है, गणमान्य लोगों की लगातार हो रही उपेक्षा से भी लोगों में सरकार के विरोधी उत्तेजना फैल रही थी। 20 जनवरी 1894 को रायपुर स्टेशन पर मध्य प्रांत के नए चीफ कमिश्नर उदर्सन का स्वागत करने के लिए क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक और राजा और जमींदार जो है उपस्थित हुए। ठीक है, नए चीफ कमिश्नर बन के आते हैं उदर्सन, उनके स्वागत के लिए जो है ये लोग जो है उपस्थित होते हैं वहाँ। ठीक,
इस अवसर पर पुलिस के सिपाहियों ने, है ना, याद रखिएगा, इस अवसर पर पुलिस के सिपाहियों ने इसका बड़ा अनादर किया, ठीक है, मतलब कमिश्नर का ही अनादर कर दिया। इस घटना के संबंध में नागपुर से प्रकाशित एक पत्र देश सेवक नाम का एक पत्रिका है, देश सेवक ने यह टिप्पणी की कि गत वर्ष दरबार के प्रसंग पर एक गोरे अफसर ने सुई खदान के राजा साहब के साथ दुर्व्यवहार किया था। उसी बात की रायपुर में पुनरावृत्ति हुई है। क्या हमारे चीफ कमिश्नर साहब इसकी जांच कर स्पष्टीकरण देंगे? ठीक है, मतलब ये कहने की बात है कि अंग्रेजों के काल में भी है ना, अंग्रेजों के दरबार में भी हमारे छुई खदान के जो राजा थे, ठीक है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। अब जब खुद चीफ कमिश्नर जब आए रायपुर, ठीक है, तो उनके साथ भी वही घटना घटित हुई। तो उनसे पूछा गया, मतलब एक वक्तव्य किया गया पत्रिका के द्वारा कि क्या कमिश्नर साहब आप इसका जवाब देंगे? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय विकास से संबंधित एक और घटना 27 से लेकर 29 दिसंबर 1897 को अमरावती में संपन्न हुआ कांग्रेस का 13वां अधिवेशन था। यह क्या था? कांग्रेस का 13वां अधिवेशन जो है संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पूर्व ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 मास का कारावास कर दिया था। अमरावती के अधिवेशन में तिलक की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कांग्रेस ने अकाल की समस्या के स्थायी समाधान के लिए करों में कमी, कृषि की उन्नति करने तथा अकाल सहायता कोष स्थापित करने की मांग सरकार से की। यह कहा जा सकता है कि 1858 में कंपनी के शासन समाप्ति से लेकर 1900 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय जागरण का विकास हो रहा था। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में मध्य प्रांत में अकाल की गंभीर स्थिति, इन सब घटनाओं के फलस्वरूप भारत की राजनीति में उग्रवादी विचारधारा का विकास हो रहा था। इस काल में निसंदेह इस क्षेत्र के लोग 20वीं शताब्दी में आने वाले राजनीतिक आंदोलनों के लिए स्वयं को तैयार कर रहे थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन, 1905 की घटना आप जानते हैं बहुत अच्छे से। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन से पूरे देश में राष्ट्रीयता की लहर दौड़ गई, जिसकी परिणति थी भारतीय राजनीति में उग्रवाद का विकास होना। भारतीय राजनीति में उग्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में दृष्टिगोचर हो रहा था। इसका परिणाम दिखने लग गया था, परंतु बंगाल के विभाजन तथा स्वदेशी और बायकाट आंदोलनों के रूप में इसका विकास हुआ। इन आंदोलनों का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण का केवल प्रतिकार करना ही नहीं था, अपितु भारतीयों में देसी उद्योगों के प्रति जागरूकता पैदा करना भी था। आप जानते हैं, ठीक है, कि स्वदेशी जो है आंदोलन चला, है ना, बहुत अच्छे से इस सब के बारे में इस घटना आप पढ़े भी होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षी, मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जो थे अध्यक्ष थे, तो अपने अध्यक्षी भाषण में यह घोषणा की कि स्वदेशी का आदर्श राष्ट्रीयता, है ना, स्वदेशी का आदर्श राष्ट्रीयता थी। उन्होंने इस आंदोलन को एक ऐसा राजनीतिक हथियार निरूपित किया जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारतीयों की भावनाओं से परिचित कराना था। मतलब ये बताना था कि अब भारतीय जो हैं उनके प्रति जो है उग्र हो चुके हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि उनको मुक्त किया जाए, ठीक है। स्वदेशी आंदोलनों तथा उग्र राष्ट्रीयता के फलस्वरूप मध्य प्रांत में 1905 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जो है 22 अप्रैल 1905 को GS खापड़े की अध्यक्षता में नागपुर में हुआ। याद रखेंगे, ठीक है, जितना भी सम्मेलन है, तो ये प्रथम सम्मेलन खासकर से इंपॉर्टेंट है। 1905 में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसका प्रथम सम्मेलन हुआ था 22 अप्रैल 1905 को, जिसकी अध्यक्ष थे खापड़े जी, ठीक है। खापड़े ने अपने अध्यक्षीय भाषण में ब्रिटिश सरकार की नीति की कटु आलोचना करते हुए सरकार से मांग की कि वायसराय की काउंसिल में मध्य प्रांत से 2 सदस्य लिए जाएं, ठीक है, मध्य प्रांत से कितने सदस्यों की लिए जाएं? 2 सदस्य लिए जाने की मांग की गई। प्रदेश में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए तथा मालगुजारी और कृषि संहिता में संशोधन किया जाए। इस वर्ष
लोकमान्य तिलक ने मध्य प्रांत के अनेक स्थानों का दौरा कर राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। 1906 में विपिन चंद्र पाल ने कलकत्ता से नागपुर जाते हुए बिलासपुर, रायपुर तथा दुर्ग स्टेशनों में स्थानीय लोगों को स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में संबोधित किया। ठीक है, याद रखेंगे विपिन चंद्र पाल जी आए थे, ठीक है, और बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन में जो है उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में संबोधित किया था लोगों को। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने में समाचार पत्रों की विशेष भूमिका निभाई। ठीक है, 1900 में माधवराव सप्रे ने वामनराव राखे तथा रामराव चिंचोलकर, है ना, ये दो व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, वामनराव लाखे और रामराव चिंचोलकर के सहयोग से पेंड्रा नामक स्थान से छत्तीसगढ़ मित्र नामक समाचार पत्र का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया। इस समाचार ने राष्ट्रीयता की विचारधारा का काफ़ी प्रचार किया। माधवराव सप्रे के प्रयासों से ही 1907 में नागपुर से हिंद केसरी नामक समाचार पत्र प्रकाशित होने लग गया। इस पत्र का उद्देश्य केसरी में प्रकाशित लोकमान्य के लेखों का हिंदी में अनुवाद करना था। आप जानते हैं हिंद केसरी का नागपुर, है ना, नागपुर से हिंद केसरी का समाचार प्रकाशित होने लगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था कि जो केसरी पत्रिका आता था, है ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का, जो मराठी में होता था, उनका जो है हिंदी में अनुवाद करना था। ऐसे पत्रों के प्रकाशन पर माधवराव सप्रे ब्रिटिश सरकार का कोप भाजन बने। ठीक है, मतलब उनके जो क्रियाकलाप है उनको उजागर करने वाले बने तथा 31 अगस्त 1908 को उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है 31 अगस्त 1908 को। माधवराव सप्रे जी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो विचारधाराएं, नरम दल और उग्रवादी, जिसको गरम दल के नाम से भी जानते हैं, विकसित हो रही थी, परंतु कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ था। कांग्रेस के विभाजन का पूर्वाभ्यास सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन के तृतीय सम्मेलन में माना जाता है। ठीक है, यहाँ से उनका जो आधार बन रहा था विभाजन का। यह सम्मेलन 29 मार्च 1907 को रायपुर में हुआ। इस सम्मेलन के स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर हरि सी गौर, मंत्री D.N. बोस तथा सम्मेलन के अध्यक्ष R.N. मुधोलकर थे। ये नाम याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो, तृतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रायपुर में हुआ। ठीक है, इसमें स्वागत अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर हरि सी गौर, मंत्री थे D.N. बोस और सम्मेलन के अध्यक्ष थे R.N. मुधोलकर। ठीक है, ऐसे नामों को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। G.S. खापड़े और उनके उग्रवादी साथियों ने सुझाव दिया कि सम्मेलन की कार्यवाही का प्रारंभ वंदे मातरम गीत द्वारा हो, परंतु नरम दल के हरि सी गौर और मुधोलकर ने इसका विरोध किया। पंडित रविशंकर शुक्ल के प्रयासों के बावजूद भी उग्रवादियों या गरम दल और नरम दल वालों में समझौता नहीं हो सका। फलस्वरूप खापड़े, मुंजे आदि उग्रवादियों ने सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। इस प्रकार रायपुर में कांग्रेस के नरम पंथियों और उग्रवादियों में जो फूट परिलक्षित हुई, उसकी परिणति 1907 में सूरत में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में सूरत फूट के रूप में हुई। उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि 1857 की क्रांति से लेकर 1907 में हुई सूरत की फूट तक छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयता का पर्याप्त विकास हो चुका था। ठीक है, 1857 से लेकर 1907 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में जो है राष्ट्रीयता की भावना फैल चुकी थी। 1857 की क्रांति और कांग्रेस की स्थापना के बाद छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो रही थी। इस क्षेत्र के लोगों ने नरमपंथियों और उग्रवादियों दोनों को समान रूप से अपनाया। बंगाल के विभाजन के बाद यहाँ उग्रवादी और स्वदेशी आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा। इसका मुख्य कारण था छत्तीसगढ़ का बंगाल और महाराष्ट्र के सीमाओं से लगा होना। छत्तीसगढ़ का बंगाल और महाराष्ट्र के सीमाओं से लगा होना, इन दोनों राज्यों से इनका सीमा लगा हुआ है। ठीक है, मतलब देखो पश्चिम बंगाल, तो ये वाला जो क्षेत्र है, इससे क्या हुआ कि इनका जो है इन जगह जो आंदोलनों का प्रभाव था वो छत्तीसगढ़ में भी पड़ा। ठीक है, इन प्रांतों में हो रहे उग्रवादी और स्वदेशी आंदोलनों का प्रभाव यहाँ पड़ना जो है स्वाभाविक था। स्वदेशी आंदोलन को लेकर कांग्रेस के नरमपंथियों और उग्रवादियों में मतभेद हो चुका था। उग्रवादियों ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अवसर पर लोकमान्य तिलक को अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया,
इसके फलस्वरूप इतना हंगामा हुआ कि सूरत अधिवेशन स्थगित कर देना पड़ा। परिणाम स्वरूप उग्रवादी कांग्रेस से पृथक हो गए। ब्रिटिश सरकार ने भी इसका लाभ उठाकर 13 जुलाई 1908 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में पूना में गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। लोकमान्य तिलक के 27 जून 1914 को मांडले जेल से छूटकर आने के पश्चात पुनः राजनीतिक वातावरण जो है गर्म होने लगा। कांग्रेस में नरम पंथियों और उग्रवादियों के बीच जो फूट पड़ी थी उसे दूर करने का प्रयास किया जाने लगा। जिस प्रकार इन दोनों दलों के बीच फूट का बीजारोपण छत्तीसगढ़ में हुआ था, उनके बीच मेल की प्रक्रिया भी यहीं से शुरू हुई। मध्य प्रांत के नरम दल के नेता सर विपिन कृष्ण बोस, गंगाधर राव, R.N. मुदोलकर, डॉक्टर हरि सिंह गौर और गरम दल के नेता G.S. खापड़े तथा मुंजे के बीच 7 जून 1915 को यह समझौता हुआ। ठीक है, फिर से एक होने के लिए कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन को जो 1907 में भंग कर दी गई थी, उनको पुनः जो है प्रारंभ किया जाए। इसका चतुर्थ अधिवेशन जो है 16, 17 और 18 नवंबर को नागपुर में होना चाहिए। मतलब ये जो है इसका फिर से अधिवेशन होना चाहिए, ठीक है, नागपुर में 16, 17, 18 नवंबर को। यह उल्लेखनीय है कि सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन का चतुर्थ अधिवेशन 16 नवंबर 1915 को विष्णुदत्त शुक्ल की अध्यक्षता में, याद रखेंगे किसकी अध्यक्षता में, विष्णुदत्त शुक्ल की अध्यक्षता में नागपुर में प्रारंभ हुआ। इस सम्मेलन की कार्य परिषद में रायपुर के CM ठक्कर थे। कार्य परिषद में कौन कौन थे? रायपुर से CM ठक्कर थे। स्थायी समिति में रायपुर जिले के DN चौधरी, राव साहब दानी, पंडित रविशंकर शुक्ल तथा वामनलाल राखे, बिलासपुर जिले के नागेंद्र नाथ डे, मुंशी अकबर खां, ठाकुर मनमोहन सिंह, त्रियंबक राव देहनकर एवं दुर्ग जिले के नलिनीकांत चौधरी तथा घनश्याम सिंह गुप्त आदि प्रतिनिधि थे। ये नाम याद रखेंगे। चतुर्थ जो अधिवेशन हुआ था उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर नामों को पूछा जाता है, खासकर PSC जो है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे रहते हैं जिनको हम नहीं पढ़े रहते हैं। तो एक नाम को याद रखिएगा, परिषद में कौन कौन थे, ठीक है, जो स्थायी समिति थी उसमें कौन कौन थे, तो नाम को ध्यान रखिएगा। परिषद के उद्देश्यों की घोषणा करते हुए अध्यक्ष ने कहा था, हमारा आदर्श है कि भारत में उपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना हो और उसे प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित बातों का अनुसरण होना चाहिए। जैसे वैध उपायों का अवलंबन, वर्तमान शासन व्यवस्था में क्रमशः सुधार, राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, सार्वजनिक भावनाओं का विकास, राष्ट्र के बौद्धिक, आर्थिक, औद्योगिक साधनों का संगठन तथा विकास। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हुआ था, अध्यक्ष ने क्या कहा था, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका कोर्ट वाले प्रश्नों में पूछा जाता है। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय महत्व के अनेक प्रस्तावों पर विचार विनिमय एवं चर्चा की। पंडित रविशंकर शुक्ल ने शिक्षा प्रस्ताव पर विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए, माध्यमिक और उच्च शिक्षा भी अनिवार्य की जानी चाहिए, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षा है वो तो उसका विस्तार, उसको तो अनिवार्य करना ही है। इसके साथ साथ जो माध्यमिक शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसका भी जो है उसको भी लागू करना है, उसको भी अनिवार्य करना है। लेकिन इन दो शिक्षा है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, इसका विस्तार भी किया जाना चाहिए। घनश्याम सिंह गुप्त का प्रस्ताव था कि बंदोबस्त की अवधि लंबी की जाए तथा 25% से अधिक लगान वृद्धि न हो। प्यारेलाल सिंह ने स्वदेशी का प्रस्ताव रखते हुए आग्रह किया कि स्वराज प्राप्ति का एक साधन स्वदेशी होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो 16 नवंबर 1915 को जो चतुर्थ अधिवेशन हुआ, ठीक है, इसमें जो मांगे जो है, जितनी भी नेता हैं इनके द्वारा अलग अलग प्रस्ताव रखे गए थे। सभी प्रस्ताव को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे कूट वाले अगर प्रश्न आए, ठीक है, जिसमें नाम देकर कि घनश्याम सिंह गुप्त ने ये कहा था, ये प्रस्ताव रखा था, ठीक है, और प्यारेलाल सिंह जी ने ये प्रस्ताव रखा था, तो इन प्रस्ताव को आपको याद होना चाहिए, है ना। इन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था कि इन्होंने स्वदेशी का प्रस्ताव रखते हुए आग्रह किया था
कि स्वराज प्राप्ति का एक साधन स्वदेशी होना चाहिए। घनश्याम जी गुप्त प्रस्ताव रखे थे कि जो बंदोबस्त की अवधि है उसको लंबी करनी चाहिए और 25% ज़्यादा लगान वृद्धि नहीं होना चाहिए। ठीक है। रविशंकर जी ने जो है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा पर बात किया था। ठीक है। साथ ही जो माध्यमिक शिक्षा है और जो उच्च शिक्षा है उसका विस्तार किया जाना चाहिए। इन बातों पर जो है विशेष रूप से ध्यान दिया था। तो इन बातों को ना आप याद रखेंगे, क्योंकि आज नहीं तो किसी एग्जाम में इसको पूछा जाएगा। अगर जिस दिन जो है इस पुस्तक में अगर पीएससी जो है ध्यान देना है ना पहुंच जाएगा, तो ऐसे प्रश्न जो है बनने लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पीएससी का पैटर्न अभी बहुत बदल चुका है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर आप नोट्स बनाए होंगे उसको उसमें जो है इन बातों को आप ऐड करते जाएं। ठीक है, एक अलग सा कॉपी बना लीजिए, उसमें जो जो बातें मैं बता रहा हूँ कि इसको हो सकता है आपको याद रखना चाहिए, तो कम से कम उन बातों को आप जो है लिख लीजिए। इस प्रकार 3 दिन तक है ना, ये 3 दिन तक चला था, 16, 17 और 18 नवंबर को। ठीक है, तो 3 दिन तक ये जो अधिवेशन चला, तो इस प्रकार 3 दिन तक चले सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने लगभग सभी प्रस्तावों पर चर्चा की तथा इन प्रस्तावों को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्य प्रांत के स्तर पर हुए नरमपंथियों और उग्रवादियों के मेल के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रयास किया जाने लगा। दिसंबर 1915 में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में हालांकि उग्रवादियों ने भाग नहीं लिया, मतलब दोनों दल एक तो हो गए थे, लेकिन दिसंबर 1915 में जब बम्बई कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उसमें जो गरम दल के नेता थे वो भाग नहीं लिया। उन्हें कांग्रेस में सम्मिलित करने का प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही अधिवेशन में है ना, मतलब यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया था कि दोनों को शामिल किया जाए। ठीक है, लेकिन वो भाग नहीं लिए थे। इसके साथ ही अधिवेशन में स्वराज्य का समर्थन करते हुए ब्रिटिश शासन से भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने की मांग की गई। बम्बई कांग्रेस के पश्चात है ना, बम्बई जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके पश्चात सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन का 5वां अधिवेशन 5 नवंबर 1915 को डॉक्टर हरि सिंह गौर की अध्यक्षता में अमरावती में हुई। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के तमाम प्रतिनिधि उपस्थित थे, जिन्होंने 1 वर्ष पूर्व नागपुर के सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, अभी आप जानते हैं नागपुर का सम्मेलन हुआ। ठीक, यहाँ पर पढ़े होंगे 16 नवंबर को। ठीक, तो ये सम्मेलन हुआ था नागपुर में। अब ठीक इसके 1 वर्ष बाद भी सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो ये होना चाहिए 5 नवंबर 1916 होना चाहिए। ठीक है, 5वां अधिवेशन, ये 4था अधिवेशन है, चतुर्थ अधिवेशन, और 1 वर्ष बाद ये 16 होना चाहिए, है ना, इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये फिर से 5वां अधिवेशन हुआ। तो जितने लोग जो है 4थे अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, उतने लोग फिर से इस सम्मेलन में जो है सम्मिलित होते हैं। दिसंबर 1916, ये लिखा हुआ देखो, ये नवंबर के बाद दिसंबर, ये गलत लिखा था डेट। तो दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार जी। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, 1915-16 बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकमान्य तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राज बिहारी घोष, श्रीमती एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय तथा मोहम्मद अली जिन्ना सभी नरम और गरम दल के नेता एक मंच पर उपस्थित थे। इस अधिवेशन में है ना, जो अधिवेशन हो रहा है दिसंबर में, ठीक है, लखनऊ में, तो उसमें ध्यान रखेंगे जो नरम दल है और गरम दल है, सभी दल के नेता उपस्थित थे एक मंच पर। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए ब्रिटिश सरकार से उसे तत्काल लागू करने की अपील की। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के साथ साथ लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाने, अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन अधिकार देने, विधानसभाओं को वित्तीय मामले में अधिकार प्रदान करने, वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधि देने तथा भारत के प्रशासन को स्वायत्तता प्रदान करने संबंधित मांग ब्रिटिश सरकार से की गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन बातों को। ठीक, यह स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस के उग्रवादियों द्वारा 1905 में जिस स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात किया गया था, वह 1915 तक स्वराज्य की कल्पना मूलतः भारतीयों ने की थी, पर यह आयरलैंड के होम रूल से प्रभावित थी।
भारतीय राजनीति में 1915 से स्वराज्य अथवा होम रूल आंदोलन का विकास हुआ। होम रूल आंदोलन का प्रारंभ करने सबसे पहले 1915 के आरंभ में श्रीमती एनी बेसेंट ने किया। ठीक है, इसका आरंभ किसने किया था? एनी बेसेंट ने। उन्होंने अपनी संस्था का नाम ऑल इंडिया होम रूल लीग रखा तथा अपने समाचार पत्रों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इसको पूछा जाता है बार बार, याद रखिएगा, एनी बेसेंट का समाचार पत्र है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, के माध्यम से इनका जो है प्रचार प्रसार किया। अपने होम रूल का जो है प्रचार प्रसार उन्होंने इन समाचार पत्रों के माध्यम से किया। इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने देश का तूफानी दौरा किया। इससे उत्साहित होकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समर्थकों ने 14 दिसंबर 1915 को दादा साहब खापड़े की अध्यक्षता में पूना में एक बैठक की, जिसमें लोकमान्य तिलक ने होम रूल की अपनी योजना जो है प्रस्तुत की। 22 अप्रैल 1916 को पुनः दादा खापड़े साहब की अध्यक्षता में बेलगांव में हुई सभा में तिलकवादियों ने होम रूल आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। तदनुसार इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की गई। इस प्रकार होम रूल आंदोलन का सूत्रपात भी हुआ। ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक का भी एक होम रूल आंदोलन बनता है। ठीक है, लोकमान्य तिलक के समर्थकों का मध्य प्रांत की राजनीति पर काफी प्रभाव था। उन्हीं के प्रयासों से नवंबर 1915 में अमरावती में हुए सेंट्रल प्रोविंस एंड बराल प्रोविंशियल एसोसिएशन के 5वें सम्मेलन में होम रूल, ये 1916 है, 15 नहीं है, 1905वां जो अधिवेशन है 1916 में है। ठीक है, 5वें सम्मेलन में होम रूल की आवश्यकता प्रतिपादित की गई। तिलक दल के होम रूल लीग का मुख्यालय नागपुर बनाया गया तथा जल्द ही इसकी सदस्य संख्या बढ़ने लगी। छत्तीसगढ़ में भी इस संस्था की शाखाएं खुलने लगी। 1917 के प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या रायपुर में 18, दुर्ग में 11 और बिलासपुर में 70 हो गई। अब जानते हैं कि यहाँ से लोग जो है बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग में जुड़ने लगे थे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे थे? एनी बेसेंट के होम रूल आंदोलन से। ठीक है, और जुड़े किसके साथ? तिलक के साथ। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रभावित जरूर किनसे हुए थे? एनी बेसेंट के साथ, लेकिन जुड़ने का काम किनके साथ किए? बाल गंगाधर तिलक के साथ। दिसंबर 1916 में लखनऊ के कांग्रेस सम्मेलन के बाद लोकमान्य तिलक ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रांत के अन्य भागों में होम रूल आंदोलन का व्यापक प्रचार किया। 5 जनवरी 1917 को कलकत्ता से रवाना होकर वे बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग होते हुए 6 जनवरी को नागपुर पहुंचे। वहां की एक जनसभा में तिलक ने घोषणा की, हमने पार्लियामेंट से साफ कहा है कि वे हमें अपना शासन सौंप दे। ब्रिटेन की सरकार ने कुछ समय पहले आयरलैंड को स्वराज्य देने की घोषणा की है। ठीक है, देश के हित के लिए भारत के लोगों में भी यही भावना निर्मित करना चाहिए। ठीक है, हमने परतंत्र होते हुए भी यूरोप की युद्ध की भूमि में अपनी राजभक्ति प्रकट की है। अतः साम्राज्य की भलाई के लिए हम पार्लियामेंट से स्वशासन की मांग करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि होम रूल के जरिए तिलक ब्रिटिश सरकार को युद्ध कार्यों में सहायता करना चाहते थे। ठीक है, मतलब ये जो है उनको सहायता पहुंचाना चाहते थे होम रूल के जरिए। ठीक है, 17 अप्रैल 1917 को नागपुर की एक सभा में जी.एस. खापड़े, खापो लिखा है, खापो है ना, जी.एस. खापड़े ने भी युवकों को स्वराज के लिए सेना में भर्ती होने का अनुरोध किया। इसको सुधार लेंगे, खापड़े। ठीक है, खापड़े ने भी युवकों को स्वराज के लिए सेना में भर्ती होने का अनुरोध किया था। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए युद्ध समिति का भी गठन किया गया था। याद रखेंगे, युद्ध समिति भी बनाई गई थी। होम रूल आंदोलन के द्वारा ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहायता देने के बाद भी ब्रिटिश सरकार होम रूल आंदोलन का दमन करने लगी। मतलब ये सहायता देना चाहते थे, फिर भी जो ब्रिटिश सरकार है होम रूल की जो है दमन करने लग जाती है। इसके लिए सरकार ने भारत रक्षा कानून बनाया। याद रखिएगा, भारत रक्षा कानून बनाया, जिसके अंतर्गत सरकार विरोधी संगठनों, सभाओं तथा जुलूसों पर रोक लगा दी। इस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत रक्षा कानून के अतिरिक्त सभाबंदी कानून, रेगुलेशन ऑर्डिनेंस
फौजदारी संशोधन कानून तथा प्रेस एक्ट पारित किए। इसके अंतर्गत अनेक होम रूल आंदोलनकर्ता को गिरफ्तार कर उन पर जो है मुकदमा चलाने का काम किया गया। ठीक है। मध्य प्रांत के शिक्षा विभाग द्वारा एक आदेश जारी कर तमाम शिक्षण संस्थाओं में कहा गया कि विद्यार्थी होम रूल की सभाओं में न तो व्याख्यान सुने और न ही आंदोलन में किसी भी प्रकार का हिस्सा ले। इससे उत्तेजित होकर नागपुर, जबलपुर, रायपुर में विद्यार्थियों ने हड़ताल की और होम रूल को जो है उग्र बना दिया, है ना। अब होम रूल जो है उग्रवादी बन गया एक प्रकार से। ठीक है। इन गतिविधियों में मध्य प्रांत का प्रशासन बहुत क्षुब्ध हो गया। इसका अनुमान मध्य प्रांत के गवर्नर के इस वक्तव्य से लगाया जा सकता है। गवर्नर कहते हैं, गवर्नर ने कहा, मध्य प्रांत में होम रूल आंदोलन इतनी उग्रता से चलाया जा रहा है जिससे शांति भंग होने की आशंका है। नेताओं को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि सरकार इस समय युद्ध में संलग्न है जिस पर मानव जाति का कल्याण निर्भर है। इसकी सफलता से भारत को लाभ पहुंचेगा। गत 3 वर्षों से होम रूल आंदोलन खतरनाक रास्ते से गुजर रहा है और भाषण करने वाले लोग प्रजा में शासन के विरुद्ध कटुता निर्माण कर रहे हैं तथा कुछ लोग खुल्लम खुल्ला राजद्रोही भाषण दे रहे हैं। उनको सचेत हो जाना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि कोई कड़ा कदम उठाऊं, परंतु शासन कदापि राजद्रोही भाषण बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो है। उनको कहा गया था कि जो होम रूल वाले हैं, है ना, वो उग्रता से जो है प्रचार कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो हम जो है ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। भारत के विभिन्न प्रांतों में चल रहे होम रूल आंदोलन की प्रतिक्रिया 1917 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस सम्मेलन में दिखाई दी। ठीक है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की और यह मांग की कि भारत का लक्ष्य है अपना स्वराज्य प्राप्त करना। कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के बाद 1918 के प्रारंभ में तिलक ने मध्य प्रांत का दौरा करना शुरू कर दिया। इस दौरे का उद्देश्य होम रूल आंदोलन के लिए धन प्राप्त करना था। ठीक है। 6 फरवरी 1918 को खंडवा से आरंभ हुए दौरे से तिलक ने बरार के अनेक स्थानों में, नागपुर और भंडारा में भाषण दिए। अपने भाषण में तिलक ने भारत के लिए होम रूल की आवश्यकता को प्रतिपादित किया। उसके लिए धन देने को लोगों को उन्होंने प्रोत्साहित किया। मार्च 1918 में होम रूल लीग के एक अधिवेशन में तिलक ने होम रूल को पूर्ण समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया। इस अधिवेशन में माधवराव तथा डॉक्टर मुंजे ने भाषण दिए। ठीक है। इसी समय मार्च 30 और 31 को खंडवा के बाबू हरिदास चटर्जी की अध्यक्षता में रायपुर में सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन का 6वां सम्मेलन हुआ, जिसका स्वागत समिति के अध्यक्ष D.N. चौधरी थे। इसको याद रखें, छत्तीसगढ़ में जो भी सम्मेलन हो रहा है, जैसे 4वां सम्मेलन हुआ, ठीक, और यहाँ 4वां सम्मेलन में जो ऐसे भाग लिए थे, 5वां सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के लोग भाग लिए थे, उसी प्रकार जो देखो एक 6वां सम्मेलन होता है। इस 6वां सम्मेलन में याद रखेंगे अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, और इसके स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, ये ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। रायपुर का यह सम्मेलन छत्तीसगढ़ में होम रूल आंदोलन की सफलता का महत्वपूर्ण आयाम कहा जा सकता है। वास्तव में होम रूल आंदोलन का उद्देश्य केवल भारत में ही होम रूल के प्रति जागरूकता पैदा करना नहीं था, अपितु विदेशों में भी इस संबंध में जनमत तैयार करना था। वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने दिल्ली में 27 अप्रैल 1918 को परिषद की बैठक का आयोजन किया, परंतु इसमें लोकमान्य तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट को आमंत्रित नहीं किया गया। दादा खाबड़े साहब जो इस परिषद में उपस्थित थे, उन्होंने स्पष्ट किया तिलक और एनी बेसेंट के बिना यह बैठक व्यर्थ थी। उन्होंने वायसराय के सम्मुख उत्तरदायी शासन का एक प्रस्ताव भी रखा जो पारित नहीं हो सका। होम रूल आंदोलन जिस तरफ आगे बढ़ रहा था वह ब्रिटिश शासकों के लिए चिंता का विषय बन चुका था। भारतीय जनता एकजुट होकर स्वराज्य की मांग करने लगी थी या कर रही थी। ब्रिटिश सरकार दबाव की स्थिति में आ गई थी। उन्होंने सुधार का दिखावा कर 21 अगस्त 1917 को, है ना, यहाँ से अब जो है एकदम से परिवर्तन आता, देखिएगा
21 अगस्त 1917 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत सचिव मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वायत्त शासन संस्थाओं का क्रमिक विकास होगा ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अविभाज्य अंग के रूप में भारत धीरे धीरे उत्तरदायी सरकार प्राप्त कर सकेगा। मतलब ये उन्होंने घोषणा कर दी कि धीरे धीरे जो है उनको उनका शासन सौंपेंगे और ये धीरे धीरे होगा क्रमिक अविभाज्य अंग के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब धीरे से हम जो है उनको सरकार सौंप देंगे। ठीक है, उनका शासन प्रशासन सौंप देंगे, ऐसा बात उन्होंने कर दी। अब यहाँ से क्या होगा, इस मॉन्टेग्यू घोषणा से भारतीयों का ध्यान अब होम रूल से हट गया, जिससे आंदोलन में शिथिलता आ गई। यद्यपि होम रूल आंदोलन को विशेष सफलता नहीं मिली, फिर भी इसने देश में जो है राष्ट्रीयता के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध तथा युद्धोत्तर काल में होम रूल आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर जो दबाव बनाया था, उसी का परिणाम 1919 का भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, यहाँ से आपका भारतीय इतिहास और छत्तीसगढ़ इतिहास दोनों जो है आपको पैरेलल चल रहा है। ठीक है, भारत में संवैधानिक सुधारों के नाम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 8 जुलाई 1918 को प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट पर अनेक समाचार पत्रों ने जनमत के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दिखाई। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दिसंबर 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अधिनियम के रूप में पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया। जो प्रांतीय विषय है उसको दो भागों में बांटा गया। पहला है हस्तांतरित विषय और दूसरा है, याद रखिएगा, रक्षित विषय। एक है हस्तांतरित विषय, दूसरा है रक्षित विषय। तो हस्तांतरित विषय का प्रशासन प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, और जो रक्षित विषय है इस पर जो है प्रशासन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। मतलब दो विषय बनाया गया, हस्तांतरित विषय और रक्षित विषय। एक में जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है, ठीक है, वो जो है उसमें नियम बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, और दूसरा जो है जो प्रशासन है, ठीक है, उसका जो सरकारी अधिकारी है उसके द्वारा उसके प्रशासन चलाएगा, उस पर नियम कानून बनाए जाएंगे। ऐसे दो विषयों में बांट दिए गए। भारतीय बुजुर्ग वर्ग एवं कांग्रेसियों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से बड़ी निराशा हुई, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 1919 को अमृतसर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव के द्वारा इन सुधार अधिनियम को अपर्याप्त, असंतोषजनक तथा निराशाजनक बताते हुए पार्लियामेंट से अनुरोध किया कि स्वर निर्णय के सिद्धांत के आधार पर भारत में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए तुरंत कार्य किया जाए। यह प्रस्ताव ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा आने वाले समय में किए जाने वाले आंदोलन का एक संकेत था। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कांग्रेसियों का एक वर्ग, ध्यान रखिएगा, कांग्रेसी दो वर्ग में थे, यहाँ कांग्रेसियों का एक वर्ग गांधी जी के नेतृत्व में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को सफल बनाने का प्रयास कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर चित्तरंजन दास के नेतृत्व में दूसरा वर्ग इन सुधारों को अस्वीकार कर रहा था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना सफल भी हो जाती यदि रोलेट एक्ट आयोग की सिफारिशों पर 6 फरवरी 1919 को दो विधेयक केंद्रीय काउंसिल में प्रस्तुत नहीं किए जाते। गांधी जी, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के पक्षधर थे, ने रोलेट बिल के संबंध में घोषणा की कि यदि रोलेट बिल को कानून बनाया गया तो देश में सत्याग्रह प्रारंभ करेंगे। गांधी जी की इस घोषणा का प्रायः देश भर में और विशेषकर छत्तीसगढ़ में भी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, वो प्रस्ताव जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का पारित हो जाता, लेकिन उससे पहले ये रोलेट एक्ट वाला जो है फेल हो गया, जिसके कारण जो है गांधी जी ने स्वयं बोल दिया कि अगर रोलेट एक्ट पर कानून बना तो वो जो है स्वयं सत्याग्रह पर उतर जाएंगे। सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रोविंशियल एसोसिएशन की ओर से 10 मार्च 1919 को डॉक्टर मुंजे ने एसोसिएशन के 10 सदस्यों की ओर से रोलेट एक्ट के विरुद्ध एक पत्रिका प्रकाशन किया। तत्पश्चात 20 मार्च 1919 को दादा साहब खापड़े की अध्यक्षता में खंडवा में एसोसिएशन का सम्मेलन हुआ, जिसमें अन्य प्रस्तावों के साथ रोलेट एक्ट के विरोध का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, इस राजनीतिक परिषद में छत्तीसगढ़ से राघवेंद्र राव, याद रखेंगे, इस राजनीतिक परिषद में छत्तीसगढ़ से राघवेंद्र राव, पंडित रविशंकर शुक्ल, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में विरोध का स्वर उस समय उग्र हो गया जब खारून नदी पर शासन की ओर से बांध बनाने का कार्य चल रहा था।
इसमें स्थानीय गांव के लोग जो है कार्य कर रहे थे। उन इन्हें रतनपुर के बाबा पुरुषोत्तम ने संबोधित किया तथा ब्रिटिश शासन के कठोर तथा दमनकारी विधियों का विरोध अपनी ओजस्वी भाषण से किया। विरोध का स्वर इतना सशक्त था कि कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। इसकी सूचना पाकर परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए तत्कालीन चीफ कमिश्नर बिलासपुर आए और विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की धमतरी तहसील में, है ना, छत्तीसगढ़ रायपुर जिले और धमतरी तहसील में कंडेल ग्राम का नहर सत्याग्रह इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है ना। आप जानते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान ये जो है कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, अब जानते हैं कि रतनपुर में जो है बाबा पुरुषोत्तम दास जो है, जो डैम बनाने का काम चल रहा था, बांध बनाने का, उसको जो है रुकवा देते हैं। ठीक है, अपने भाषण से। रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को हुई हड़ताल ने देश भर के जनमानस को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कर दिया। लोकमान्य तिलक के बाद महात्मा गांधी का राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रभाव बढ़ रहा था। इस समय जब देश रोलेट एक्ट को लेकर उद्वेलित था, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने इसे और भड़का दिया। ठीक है, एक तो रोलेट एक्ट का ऐसे ही विरोध करने लगे थे लोग, और उसके बाद तुरंत हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जो लोगों के मन में और आक्रोश जो है पैदा कर दी। अमृतसर जिला के मजिस्ट्रेट द्वारा 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू एवं सत्यपाल को बंदी बनाया गया। इसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को सार्वजनिक सभा जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। इसमें 79 लोगों पर गोलियां बरसाई गई और अधिकांश जानें चली गई। इसमें 400 व्यक्ति जो है मारे गए थे और 1200 जो है बुरी तरह से घायल हुए थे। इस दुखद घटना का विरोध देश भर में हुआ। अमृतसर की विभीषिका ने मध्य प्रांत को भी आघात पहुंचाया। इस संदर्भ में 19 अप्रैल 1919 को प्रांतीय कांग्रेस की बैठक खंडवा में की गई। इस बैठक में रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, वामन राव लाखे, NR खानखोजे, सर्वदत्त वाजपेयी तथा अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। जलियांवाला बाग की घटना के प्रति ब्रिटिश शासन की निंदा का प्रस्ताव जो है पारित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, प्रांतीय बैठक हुआ था खंडवा में 19 अप्रैल 1919 में। उसमें रायपुर से, बिलासपुर से, ठीक है, लोग जो है गए हुए थे, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिलासपुर जिले के विष्णुदत्त शुक्ल ने इस घटना के विरोध में गवर्नर जनरल की काउंसिल की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। याद रखिएगा, विष्णुदत्त शुक्ल ने जो है त्याग पत्र दिया। ठीक है, इन परिस्थितियों में दिसंबर 1919 में कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली उपस्थित थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से संबंधित सुधार, रोलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड से कांग्रेस ने एक प्रस्ताव में उपरोक्त घटनाओं की निंदा करते हुए देश में बढ़ रही उत्तेजना के लिए ब्रिटिश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। 1920 के प्रारंभ में छत्तीसगढ़ में अनेक जिला और तहसील स्तर के सम्मेलन हुए, जिनमें कांग्रेसियों ने स्वराज और खिलाफत की विचारधारा से आम जनता को अवगत कराया। रायपुर जिले के राजिम में 18 जनवरी 1920 को ऐसा सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता विष्णुदत्त शुक्ल ने, तथा 17 मार्च को रायपुर में एक सार्वजनिक सभा की गई, जिसमें एक खिलाफत उप समिति की स्थापना की गई। रायपुर की यह घटना राष्ट्रीय एकता का ज्वलन प्रमाण कही जा सकती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के शहरी एवं शिक्षित समुदाय ने देशव्यापी जन आक्रोश में अपना मौलिक योगदान दिया। भारतीय राजनीति में महती भूमिका निभाने वाले गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन 1920 में हुआ। वर्ष के अंत में इस अंचल के रायपुर, कुरूद, धमतरी आदि स्थानों की यात्रा गांधी जी को करनी पड़ी। इस यात्रा में छत्तीसगढ़ की जनता को राष्ट्रवादी बनाया। इस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में छत्तीसगढ़ का योगदान क्रियात्मक होने की अपेक्षा प्रायः भावात्मक ही अधिक रहा। स्पष्ट है कि 1919 तथा 1920 के वर्षों में घटित हो रही घटनाओं से देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी प्रभावित हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन जैसी घटनाओं ने छत्तीसगढ़ को भावात्मक रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ दिया।
1920 के अंत में गांधी जी छत्तीसगढ़ यात्रा ने तो इस क्षेत्र को पूरी तरह राष्ट्रीय भावनाओं से ओत-प्रोत कर दिया। ठीक है, हम जानेंगे इसके बाद जो है 1920 में जो असहयोग आंदोलन होता है उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ आया होगा और कौन-कौन सी बातें आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हुआ। तो जो बातें जितने लोग छत्तीसगढ़ से भाग लिए हैं या छत्तीसगढ़ में जो भी सम्मेलन, अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, उनकी अध्यक्षता कौन किए हुए हैं, इन सब बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है तथा कौन से अधिवेशन में क्या-क्या बातें जो है की गई थी, उसको भी ध्यान रखना है क्योंकि पीएससी जिस हिसाब से अब लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो ये ज़रूरी है कि अब ऐसे चीज़ों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब केवल फैक्ट पढ़ के या आप ऐसे ऑब्जेक्टिव लगा के अब एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। अगर आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं, वाक़ई में आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसे फैक्ट तो मालूम होना चाहिए और ऐसे चीज़ों को याद करने की आदत आपको बनानी चाहिए। आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, पढ़ना है, समझना है चीज़ों को, क्या कहना चाह रहा है बातें, क्या बातें हुई थी। आप समझे रहेंगे तो एग्ज़ाम पेपर को देखकर आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी बातें सही हैं और कौन सी बातें गलत है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आप इसी तरह से, ठीक है, अभी मेरे पास समय कम है, इस कारण मैं जैसा बुक में लिखा है वैसा आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसे प्री एग्ज़ाम हो जाएगा अप्रैल में, जो मंडी सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है बच्चों का, वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा एक नया सीरीज़ मैं चालू करूँगा यूट्यूब में, जिसमें जितनी भी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, उसका एक सार लेकर जो है यूट्यूब में मैं एक अलग जो है फ्रेश टॉपिक के रूप में आपको पढ़ाऊँगा, जिसमें मैं हर एक बातें को लिखूँगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा। उसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, आप उसको भी अगर आप पढ़ के जाएँगे, मैं गारंटी देता हूँ कि आप बहुत अच्छे से जो है अपना एग्ज़ाम पेपर बनाकर आएँगे। ठीक है? चलिए, आज की क्लास मैं यही समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आई होगी। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करेंगे तभी जो है मेरा मनोबल बढ़ेगा और आगे इस प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहेगा।